मेरा नाम है नमिता अनुराग। कहानियाँ सुनाती हूँ। ज़िंदगी के आसपास बिखरी कहीं अनकही बातों को मैं अपनी कहानियों में पिरोती हूँ और आपको सुनाती हूँ अपनी ही आवाज़ में। आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है अंतिम सीख। इस कहानी का पहला भाग आप पहले सुन चुके हैं और दूसरा भाग अब सुनेंगे। पहले भाग में आपने सुना कि रतन एक इंजीनियर लड़का है जिसकी पोस्टिंग एक महानगर में है। रतन की अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई है। रतन के घर वाले और उसकी नई नवेली पत्नी राधा के घर वाले एक छोटे से कस्बे नुमा शहर बिजौली में रहते हैं। राधा भोली भाली है, सरल और निष्कपट। राधा ने अपनी सरलता में अपना मुंह दिखाई में मिला हुआ खानदानी जड़ाऊहार अपनी शहर की सहेली रिया के पास रखवाया है और वह होली मनाने के लिए 7 दिन के लिए रतन के संग अपनी ससुराल बिजौली आ गई है। अब आगे होली खूब जोरदार रही थी। रतन ने तो राधा को सुबह आँख खुलने के साथ ही रंग डाला था। राधा भी कम नहीं थी। भाभी के साथ मिलकर उसने भी रतन की खूब दुर्गति करी थी। फिर सबने मिलकर अम्मा बाबूजी तक को नहीं छोड़ा था। चिंटू और मिंकी तो पहचान में ही नहीं आ रहे थे। बीच में एक बार रिया का फोन आया था। राधा उससे बात करते हुए बाहर आ गई थी। धीरे से बोली, रिया दीदी सुनो, वो हार वाली बात रतन के सामने मत करना। मैंने उन्हें नहीं बताया है। वे यही सोच रहे हैं कि हार लॉकर में रखा है। क्या? रिया की चीख निकल गई थी। राधा पागल हो गई हो क्या तुम? हे भगवान, कैसे समझाऊं तुम्हें मैं अभी। पर राधा ने उसे बीच में ही रोक दिया था। अरे दीदी सुनो तो, मैं फोन रख रही हूँ, बाद में बात करते हैं, सब यहीं बैठे हैं अभी। और इतना कहकर राधा ने फोन काट दिया था। रिया हतप्रभ रह गई थी। इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती थी ये लड़की। होली के बाद राधा कुछ दिन अपने मायके भी रह आई थी। सबसे मिलकर दोनों तरोताज़ा हो गए थे। 7वें दिन वापसी थी। चलते समय सबके दिल भारी हो रहे थे। रास्ते में भी राधा रो रही थी। रतन उसे दिलासा देता रहा कि हम जल्दी ही फिर आएंगे। गुदगुदी बर्थ पर राधा जल्दी ही सो गई थी। सुबह आँख खुली तो फिर उसका दिल हिलोरे मार रहा था कि कब वह घर पहुंचे, कब रिया दी से अपना नौरतन का हार वापस ले और कब उसे अपने गले में पहने। अब ट्रेन में हिचकोले खाते हुए राधा एक प्यारे से दिवा स्वप्न में उलझ गई थी। खुली आंखों से वो देख रही थी कि उसने घर पहुंचकर रतन को ऑफिस के लिए रवाना कर दिया है। फिर वह स्वयं भी नहा धोकर पूजा पाठ कर रिया दी के घर पहुंच गई है। घंटी बजाते ही वो दरवाजा खोलती हैं। राधा को देखकर वह खुश हो जाती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। देर तक दोनों सहेलियां हर्षा तिरेक में गले लगी रही थीं। रिया दी उससे बिजौली के हाल पूछती रही, पर राधा तो अपनी जड़ाऊ हार के लिए अधीर हो रही है। उसके पास समय ही नहीं है उनकी बातों को जवाब देने का। वह अधीरता से बोलती है, अरे दी सब बताऊंगी, पर अभी पहले आप मेरी पोटली दे दो। ओफो राधा, इतनी बेसब्र क्यों हुई जा रही है? कहते हुए रिया दी अपनी अलमारी खोल उसकी पोटली निकालती हैं और उसे पकड़ाते हुए कहती हैं कि यह ले, संभाल अपनी पोटली। पोटली देख प्रसन्नता के आवेग में राधा रिया दी के बिस्तर पर ही पोटली खोल देती है और अपने जड़ाऊ हार उठाकर प्रेम से उसे छू छू कर देखने लगती है। तभी रिया दी झुककर रुमाल में से उसकी एक झुमकी उठा लेती हैं और अपने हाथों में छुपा बनावटी भय के साथ कहती हैं, अरे राधा, इसमें से एक झुमकी तो कम है, अब क्या होगा? राधा जबरन उनकी मुट्ठी खोल उसमें से झुमकी निकाल कर कहती है, कुछ नहीं होगा। और दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। बेख्याली में राधा ट्रेन में भी हंसने लगती है। उसे हंसता देख रतन भी मुस्कुरा पड़ता है। उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या सोचकर हंस रही हो? राधा से कुछ जवाब नहीं देते बनता। वह शर्म
वो शर्मा जाती है। आभासी दर्पण में नौरतन का जड़ाऊ हार पहने अपने उस सलोने प्रतिबिंब पर राधा मुग्ध थी। आज उसे ट्रेन ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर सब पर गुस्सा आ रहा था। सब कितना धीरे धीरे चला रहे हैं आज। किसी तरह ऑटो घर पहुंचा। साथ लाई हुई पूरी सब्जी लेकर ही रतन ऑफिस के लिए विदा हो गया। इसके बाद राधा स्वयं भी जल्दी से तैयार होकर पहुंच गई रिया दी के घर। रिया दी के घर की घंटी बजाई, दरवाजा नहीं खुला। हो सकता है नहाने गई हो या सो रही हो। दोबारा बजाई, दरवाजा फिर भी नहीं खुला। हड़बड़ाकर एक दो बार और बजा दी, अभी भी कुछ हलचल नहीं हुई। सशंकित हो इधर उधर देखा, नीचे नजर गई तो देखा दरवाजे पर तो बड़ा सा ताला जड़ा था। कहाँ गई होंगी रिया दी? इस समय तो वो घर पर ही होती हैं। कुछ सोचकर उसने बगल वाले फ्लैट की घंटी दबा दी। नमस्ते आंटी, मैं राधा हूँ। ये बगल वाले घर में ताला लगा है, कहाँ गई है, कुछ पता है आपको? नहीं पता, बस इतना पता है वह कहीं और शिफ्ट हो गई है और यह घर खाली कर गई है। आंटी की वाणी रूखी सी थी। शिफ्ट हो गई है? राधा को धरती घूमती हुई सी लगी। वह अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही थी, गिरने गिरने को हो रही थी। उसकी हालत देख आंटी भी कुछ घबरा सी गई। अरे क्या हुआ तुमको, बोलो। कुछ पल बाद थोड़ा संयत होकर राधा ने पूछा, आंटी वो मेरे लिए कुछ सामान दे गई थी क्या? नहीं, वो तो मुझे बस घर की चाबी दे गई थी मकान मालिक को देने के लिए। तुम्हारी तो दोस्त है, तुम्हें नहीं बता गई? आंटी बराबर बोले जा रही थी। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ कर गई है क्या तुम्हारे साथ? तुमको दोस्ती ही नहीं करनी चाहिए थी ऐसी लड़की से। कपड़े नहीं देखती थी उसके? अरे दोस्ती अपने जैसों के संग की जाती है। वो तुम्हारे हमारी जैसी नहीं थी, पर तुम लोगों को समझाए कौन? आंटी पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी और राधा अपने बेजान पैरों को घसीटती हुई वहां से चली आई थी। जाने कितने कॉल रिया के नंबर पर हो चुके थे, पर उधर से कोई फोन नहीं उठा रहा था। घर आकर बिस्तर पर कटे पेड़ की तरह ढह गई थी राधा। रतन कैसे रिएक्ट करेगा उसकी इस हरकत पर? मन में तूफान मचा हुआ था। किससे अपना दुख कहे राधा? डरावने विचारों का तांता लगा था मस्तिष्क में। सबसे बड़ा मानसिक आघात यह था कि ससुराल में सबसे नजरें कैसे मिलाएगी वह। अम्मा जी तो शायद उसे पहले जैसा प्यार फिर कभी न कर पाए। उनका इतना महंगा खानदानी हार अपनी जिद में वो यहाँ ले आई थी और उसे ही खो बैठी थी। फिर दूसरी तरह के विचार उसके मन को बहलाते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रिया दी उसका हार देकर ही जाएंगी। ये तो ऑफिस टाइम है ना, बाद में जरूर दे देंगी। दिन भर में कितनी ही कॉल की जा चुकी थी रिया को, पर हर बार नो रिस्पॉन्स रहा। कभी जवाब मिलता, यह नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया डायल किए नंबर की जांच कर लें। आखिर शाम के करीब रिया के नंबर से कॉल आई राधा के नंबर पर। राधा ने झपट कर फोन उठाया। रिया ने हमेशा की तरह बड़े प्यार से राधा से बात की। राधा की जान में जान आई कि चलो सब ठीक हो गया। रिया ने राधा को बताया कि वह मीटिंग में व्यस्त थी, इसलिए राधा के फोन नहीं उठा पा रही थी। उसने यह भी कंफर्म किया कि हाँ, अब वह हमेशा के लिए विदेश में ही सेटल होने जा रही है। राधा दुखी हो गई थी रिया से बिछुड़ने का सोचकर। तब रिया ने समझाया, कोई बात नहीं राधा, यहाँ तुम्हारी और सहेलियां बन जाएंगी। इसके बाद राधा ने पूछा, रिया दी मेरा हार कहाँ है? उधर से जो जवाब आया उसके लिए राधा किसी भी तरह से प्रस्तुत नहीं थी। रिया ने कहा, हार? कौन सा हार राधा? राधा जैसे इसमें आसमान से गिरी थी। बोली, अरे मेरा नौरतन का जड़ाऊ हार दीदी, जो मैंने आपको बिजौली जाते समय दिया था 7 दिन अपने पास रखने के लिए। बिजौली जाने वाले दिन तो तुम मेरे पास आई ही नहीं थी राधा। गलत ध्यान है तुम्हें। कैसी बातें कर रही हैं रिया दी? क्या हुआ है आपको? भूल गई आप? अच्छा कोई था वहां जिसने तुम्हें मुझको हार देते हुए देखा हो?
नहीं, देखा तो किसी ने नहीं था, पर मैंने दिया था। राधा चिंतित हो गई। तो फिर तुमने कोई फोटो वगैरह खींची थी मुझे हार देते हुए? कुछ लिखा पढ़ी की थी क्या? कोई मैसेज या व्हाट्सएप वगैरह पर लिखकर कुछ भेजा था इस बारे में मुझे? अच्छा छोड़ो, रतन को या अपने घर में तो किसी को बताया होगा इस बारे में। रिया बंदूक की गोली की तरह एक के बाद एक सवाल पर सवाल दागे जा रही थी और राधा के पास रिया के हर सवाल का एक ही जवाब था, नहीं। अंत में रिया बोली, तब तो तुमने मुझे कभी भी कोई जेवर नहीं दिया राधा। रखती हूँ, बाय। और फोन कट गया। इसके बाद राधा की उंगलियां फोन मिलाती रही थी और फोन स्विच्ड ऑफ आता रहा था। दिन भर अन्न का एक दाना भी नहीं गया था राधा के मुंह में। शाम को रतन ऑफिस से आया, तब भी राधा बदहवास सी बिस्तर में ही पड़ी थी। रो रो कर उसने अपनी आंखें सुजा ली थीं। रतन ने जैसे ही उससे प्यार से पूछा कि क्या हुआ राधा, जैसे कोई तरंगिणी अपने सारे बांध तोड़ भरभरा कर बह निकली हो, ऐसे ही राधा बिलक बिलक कर रो पड़ी थी। रतन ने राधा को संभाला, पानी पिलाया, चाय बनाई और जिद करके पिलाई। काफी देर बाद ही राधा संभल पाई थी। सारा किस्सा जान रतन भी स्तब्ध खड़ा रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था वह करे तो क्या करे। राधा पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसका हाल देख वह उसे ढंग से डांट भी नहीं पा रहा था। रतन समझ भी रहा था कि अपने आभूषण प्रेम के वशीभूत हो राधा इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी थी। थोड़ा संभलने पर उसने राधा से प्रश्न पूछने शुरू किए। जो जवाब उसे मिल रहे थे उनसे परत दर परत सच्चाई सामने आती जा रही थी। अंत में दोनों हाथ सिर पर रखे रतन अवश सा धरती पर ही बैठ गया था। तनाव और व्यग्रता से रतन का भी चेहरा मुरझा गया था। राधा अनुभव कर रही थी कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई थी। क्यों वह रतन से छुपाकर हार लॉकर से निकाल लाई, फिर उससे छुपाकर रिया को भी दे आई। रिया के बारे में वह जानती ही कितना थी, बस इतना ही तो कि वह शहर की एक मॉडर्न लड़की है और डिवोर्सी है और अकेले रहती है। आंटी तो उसके बारे में क्या क्या बोल रही थी, पता नहीं सच था या झूठ। सच में रिया ने कितना गलत किया था उसके साथ। रिया के लिए राधा का क्रोध 7वें आसमान पर था। इधर रतन ने जितनी सोची थी उससे बहुत बड़ी थी समस्या। विचित्र स्थिति थी। किसी दोस्त के पास सहायता के लिए जाए या पुलिस में रपट लिखवाए, पर कहीं भी जाए कहेगा क्या कि इतना बड़ा आभूषण घर से गायब हो गया था, पर न चोरी हुई थी न डाका पड़ा था। घर वाले ने खुद दे दिया था चोर को। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी यही कहेगा कि रिया से अधिक गलती तो राधा की है। उधर घर पर सब क्या बोलेंगे, राधा के बारे में क्या सोचेंगे। रतन को कोई हल नहीं सूझ रहा था। सिर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। इस समय राधा और रतन दोनों की मानसिक स्थिति ऐसी हो रही थी कि कहीं से भी रिया को ढूंढ लाएं तो न जाने उसके साथ क्या कर बैठे। रात हो गई थी। उसने सिरदर्द की दवा खाई, राधा को भी नींद की माइल्ड दवा खिलाई, पर उस रात दोनों में से कोई भी ठीक से नहीं सो पाया था। दूसरे दिन रतन ऑफिस नहीं गया। तय किया था कि सुबह उठकर पहले रिया के पड़ोसियों से जानकारी लेकर रिया को ढूंढने की कोशिश करेगा। उसके बाद ही भैया और बाबूजी को लेकर पुलिस के पास जाएगा। सुबह की चाय पीते हुए दोनों कमरे में चुपचाप बैठे थे, व्यथित और दुखी। तभी बाहर के दरवाजे की घंटी बजी। रतन देखने गया। दरवाजा खोलते ही रतन आश्चर्यचकित खड़ा रह गया। जिसके नाम मात्र से कल से दोनों न जाने कितनी कष्टप्रद स्थिति भोग रहे थे, कितने मंसूबे बनाते रहे थे कि उसे कैसे ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, वही साक्षात सामने खड़ी थी, हमेशा की तरह अपनी आधुनिक पोशाक में, पर चेहरे पर बला का गंभीर सिमटा हुआ था। कितने ही पलों तक रतन कुछ बोल ही नहीं पाया। अंततः रिया ने ही चुप्पी तोड़ी थी। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? रतन दरवाजे का पल्ला छोड़कर एक ओर को हट गया। रिया अंदर आकर चुपचाप खड़ी रही। आखिरकार रतन ने कहा, बैठिए।
फिर उसने राधा को आवाज लगाई बाहर आने के लिए। 2 बार बुलाने पर भी जब अंदर से कोई आहट नहीं आई, तब आखिरकार रतन स्वयं अंदर गया। तुरंत बिजली की तेजी से राधा दौड़ती हुई बाहर आई और रोते हुए रिया के पास आकर हिस्टीरियाई अंदाज में बोली, रिया दी आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने क्या बुरा किया था आपका? प्रत्युत्तर में रिया की सधी हुई आवाज आई, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया राधा। जो भी गलत किया है तुमने खुद किया है अपने साथ। अब तक तो ये समझ ही चुकी होगी कि तुम्हारे जेवर गायब हो चुके हैं। अब क्या सोचा है? रतन और राधा दोनों अचंभित खड़े थे। कुछ जवाब नहीं था उनके पास। कुछ पलों के विराम के पश्चात रिया फिर बोली, इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, हमेशा के लिए। बातचीत तो चल रही थी पहले से, पर अंतिम निर्णय तुम लोगों के जाने के बाद ही हुआ। इसीलिए ये वाला घर भी महीना शुरू होने के पहले ही एकदम से खाली करना पड़ा। इसलिए 4 दिन के लिए एक होटल में शिफ्ट हो गई हूँ। राधा और रतन बुद्ध की तरह उसकी बात सुन रहे थे। रिया आगे बोली, तुम दोनों की हालत देखकर ही पता चल रहा है कि कल से आज तक काफी परेशान रहे हो। जाहिर है जिसका इतना बड़ा नुकसान हुआ हो उसका यही हाल होगा। सोचा तो था कि कुछ और समय के बाद ही तुम्हारे पास आऊंगी, पर लगा कि कहीं तुम लोग परेशान होकर अपनी तबीयत ना खराब कर लो, इसलिए आज ही आ गई। राधा, आज तुम्हें अंतिम सीख देने आई हूँ। तुमने 2 बड़ी गलतियाँ की हैं, काफ़ी बड़ी गलतियाँ। पहली यह कि अपने पति से छुपाकर तुम इतना कीमती हार लॉकर से वापस ले आई, सिर्फ लालच के वशीभूत होकर। वह हार तो अनमोल है तुम लोगों के लिए, पैसे देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि वह खानदानी है। तुमने अपने पति पर तो भरोसा किया नहीं, और उसके लिए तुमने अपने पति पर तो भरोसा किया नहीं, और किया भी तो एक बाहरी व्यक्ति पर, मुझ पर। राधा ने प्रतिवाद करना चाहा। बाहरी कहा? रिया दी, आप तो मेरी पक्की सहेली थी। रिया रुकी, कुछ देर उसे देखा, फिर बोली, कल जो हमारी फोन पर बातें हुई थी उसके बाद भी तुम मुझे पक्की सहेली सोच रही हो राधा? कितनी भोली हो तुम, मेरे बारे में जानती ही कितना हो। मेरे लिए बहुत आसान था तुम्हारी पोटली लेकर उड़ जाना। जब तुम्हारा पति ही इतना अच्छा है, इतना भरोसेमंद है, तो तुम्हें मुझसे अधिक विश्वास उस पर होना चाहिए। दूसरी गलती यह कि तुमने इतना कीमती सामान मुझ जैसे अनजान को दे तो दिया, पर अपने पास इस बात का कोई सबूत नहीं रखा। किसी तीसरे को नहीं पता यह बात। मैं बहुत आसानी से मुकर सकती थी इस बात से भी, और तुमने मुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया था। बस अपनी बात बोलकर चलती बनी थी। फिर बिजौली में भी तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, उल्टे मुझे एक और धमाकेदार खबर सुना दी कि रतन को पता ही नहीं है कि हार मेरे पास रखा है। मैं चली जाती तो कहाँ ढूंढते मुझे तुम लोग? राधा, तुम सिर्फ अपनी बात कह रही थी, अपने ही सपनों की दुनिया में जी रही थी। मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए अंतिम सीख देने के लिए मेरा यह सब नाटक करने का उद्देश्य यही था कि तुम अच्छी तरह से मामले की गंभीरता को समझ सको और आगे से ऐसी गलती ना करो। राधा सिर झुकाए बैठी थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे टप टप। रतन बगल में बैठा उसे दिलासा दे रहा था, पर साथ साथ रिया की बातों पर सिर हिलाकर स्वीकारोक्ति भी कर रहा था। वह भी व्यथित था। रिया ने अपना पर्स खोला, उसमें से राधा की पोटली निकाली और उसे राधा को देते हुए बोली, लो संभालो अपनी पोटली, इसमें एक जड़ाऊ हार और 2 झुमकियां हैं। यही था ना? देख लो एक बार और माफ कर दो अपनी रिया दी को। फिर कल मैं चली ही जाऊंगी, तो इसके बाद जाने फिर कब मिलना हो या ना हो। रो पड़ी राधा। रिया दी, और शर्मिंदा मत करो, और उठकर रिया के गले लग गई थी। कुछ देर बाद तीनों बैठे रतन की बनाई हुई चाय का आनंद ले रहे थे, और राधा मुंह खोले रिया से विदेश के किस्से सुनकर हंस रही थी। चाय पीकर रिया जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी, और राधा और रतन उसे हाथ हिलाकर विदा दे रहे थे। ये कहानी बस इतनी ही।
फिर मिलेंगे एक नई कही अनकही लेकर। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।